Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on this channel World Student Scope. हम कर रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और हम वो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस. ठीक है, इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और आज के इस लेक्चर में हम एग्जाम्पलर से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. ओके, तो जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे दे वर मोस्टली न्यूमेरिकल्स, वो कैलकुलेशन बेस्ड थे. ठीक है, वो जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए दे वर कैलकुलेशन बेस्ड, बट आप जो एग्जाम्पलर्स हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो ज़्यादातर कंसेप्चुअल बेस्ड होंगे. ओके, ज़्यादा आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे. ओके, सिर्फ कंसेप्ट लगाने से हमें क्वेश्चन समझ आ जाएगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1. इन द फिगर टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 and Q3 are fixed along the y-axis, exert a net electric force in the positive x direction on charge Q1. ओके, दो चार्जेस हैं Q2 और Q3, उन्हें तो हमने फिक्स कर दिया है और वो क्या कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन ऑन अ चार्ज Q1. ठीक है, फिक्स्ड अलोंग द x एक्सिस, और जो Q1 चार्ज है वो भी x एक्सिस के अलोंग है. If a positive charge capital Q is added at x, 0. ठीक है, अभी तक क्वेश्चन में किसकी बात की गई है, चार्ज नंबर Q2 और Q3, ये दोनों चार्जेस फिक्स हैं अलोंग y एक्सिस. ठीक है, और ये जो Q1 चार्ज है ये कहां पर है, x एक्सिस के अलोंग है. और हमें ये बताया गया है कि इन दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स Q1 पर लग रहा है वो कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. यानी कि मैं कह सकता हूं फोर्स इसके ऊपर जो एक्ट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में है. All right. Now, if there is another charge capital Q, x axis पर ही हम एक और नया चार्ज लेकर आ गए हैं, ये कैपिटल Q, और हमने कहीं पर भी उसे प्लेस कर दिया है. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, द फोर्स ऑन Q1. इस Q1 चार्ज के ऊपर हमें क्या बताना है, फोर्स बताना है. सो देयर आर दीज 4 ऑप्शंस. आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर अपना सोच सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस, हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है. सॉल्व तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ डिस्कस ही करेंगे. नाउ फर्स्ट पार्ट सेज शेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओके, बी पार्ट इज शेल डिक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. जो फोर्स है Q1 के ऊपर, ओके, Q1 पर जो फोर्स लग रहा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि इंक्रीज करना चाहिए फोर्स, बी पार्ट कह रहा है डिक्रीज करना चाहिए. ओके, सी पार्ट इज शेल पॉइंट अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस. ये कह रहे हैं कि जो फोर्स है Q1 के ऊपर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में पॉइंट करना चाहिए. हम एक नया चार्ज लेकर आए हैं कैपिटल Q. ऑल राइट, और वो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है. हमें बाकी चार्जेस के बारे में कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ Q2 और Q3 ये भी पॉजिटिव है, बट जो Q1 है उसके बारे में हमें नहीं पता. ठीक है, वी डोंट नो वेदर दिस चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, और कैपिटल Q के बारे में भी लिखा गया वो पॉजिटिव चार्ज है. ओके, नाउ सी पार्ट सेज शेल पॉइंट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए. डी पार्ट सेज शेल इंक्रीज बट द डायरेक्शन चेंजेस बिकॉज ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ कैपिटल Q विद Q2 एंड Q3. ओके, सो दीज आर 4 ऑप्शंस. अब आप देखिए क्या होना चाहिए. सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, हमें दिया गया है कि Q2 और Q3 की वजह से जो फोर्स Q1 पर एक्ट कर रहा है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, राइट. और हमें यह भी बताया कि Q2 और Q3 दोनों कैसे चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं. तो अगर ये Q1 जो हमें नहीं पता, अगर ये चार्ज भी पॉजिटिव होता तो इसके ऊपर कैसे फोर्स लगता है, रिपल्सिव, है ना. Q2 इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाता, Q3 भी इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाता, और ओवरऑल फोर्स कहां होता, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होता, राइट, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होता. लेकिन हमें पता है कि इसके ऊपर जो फोर्स है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है. सो व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स कि जो Q1 चार्ज है वो नेगेटिव है. ऑल राइट, सबसे पहली चीज जो हम यहां से समझ सकते हैं कि Q1 चार्ज इज नेगेटिव, तभी इसके ऊपर देखिए Q2 एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, Q3 भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, और दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है. ऑल राइट, सो दिस Q1 चार्ज इज नेगेटिव. अब हम एक और नया चार्ज लेकर आए हैं कैपिटल Q, वो भी पॉजिटिव है, तो वो भी इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा.
Q2 और Q3 ऑलरेडी कुछ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे थे, Q3 जो कैपिटल Q आया है नया चार्ज, वो भी अब उसे अट्रैक्ट करेगा, राइट। सो ओवरऑल फोर्स क्या कर गया है, इंक्रीज। हम कह सकते हैं फोर्स क्या कर गया है, इंक्रीज। सो फर्स्ट पार्ट सेज शेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये कह रहे हैं कि और किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही है। सो फर्स्ट पार्ट सेज कि जो फोर्स है Q1 के ऊपर वो इंक्रीज करना चाहिए, नए चार्ज, इस नए चार्ज को लेकर आने से इसके ऊपर जो फोर्स है वो इंक्रीज करना चाहिए, तो ये सही लग रहा है। बी पार्ट कह रहे हैं शेल डिक्रीज, तो ये तो गलत हो गया, डिक्रीज तो नहीं करना चाहिए। अगर हमारा जो थर्ड चार्ज है जो हम यहां पर लेकर आए हैं, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो ये इसे रिपेल करता, राइट। तब हम कहते हैं कि ये जो फोर्स है कुछ बैलेंस हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स की वजह से और फोर्स डिक्रीज करता, लेकिन इस सिचुएशन में फोर्स डिक्रीज नहीं करेगा। सी पार्ट सेज शेल पॉइंट अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो क्या फोर्स अब नेगेटिव एक्स एक्सिस में पॉइंट कर रहा है, नो, ऑब्वियसली नो। डी पार्ट सेज शेल इंक्रीज बट द डायरेक्शन चेंजेस, इंक्रीज तो करेगा, मतलब ठीक है इंक्रीज तो किया बट डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। सो डी पार्ट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो योर करेक्ट आंसर इज, ओके, करेक्ट ऑप्शन इज ए, ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट, शेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आई होप ये आपने खुद भी सोच लिया होगा, है ना, कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही था, हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना था इस क्वेश्चन में, ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 of NCERT exemplar. A point positive charge is brought near an isolated conducting sphere, ठीक है, एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को हम एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर के पास में लेकर आए, उसके नेबरहुड में, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाय, अब हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताने कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं ऑप्शंस में, तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन इनमें से कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, ऑल राइट। जो ये स्फीयर है कैसा है, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, कैसा है, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है। तो जो कंडक्टिंग बॉडीज होती है ना, उनमें क्या होता है, जब हम कोई भी चार्ज उनके सामने अगर ले आएंगे, तो हमने पढ़ा था इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, देयर आर 3 मेथड्स टू चार्ज, फ्रिक्शन, कंडक्शन या फिर इंडक्शन, राइट। तो यहां पर कंडक्शन तो नहीं होगा, हमने टच तो नहीं किया, लेकिन इंडक्शन जरूर होगा। क्या होगा, इंडक्शन, चार्ज इंड्यूस होगा, चार्ज क्या होगा, इंड्यूस होगा इस पॉजिटिव चार्ज के लाने की वजह से। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आप मुझे बताइए कि स्फीयर के जो ये हाफ पोर्शन है स्फीयर का, यहां पर कैसा चार्ज इंड्यूस होना चाहिए। इंड्यूस हमेशा ऑपोजिट चार्ज होता है, ऑल राइट। हम चैप्टर फिनिश कर रहे हैं तो हम सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा इंड्यूस होता है अगर हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। लेकिन स्फीयर तो न्यूट्रल था, इस चार्ज को लाने से पहले तो स्फीयर न्यूट्रल था, तो अगर यहां नेगेटिव चार्ज हुआ है तो इसके दूसरे हाफ में कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव, ऑल राइट। यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव इंड्यूस हुआ है ये चार्ज, और ओवरऑल चार्ज स्फीयर के ऊपर अभी भी कितना है, 0, जो कि पहले भी 0 था। ओके, सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती है, रेडियली आउटवर्ड्स, लेकिन वो जो लाइंस है वो थोड़ी सी इस नेगेटिव चार्ज की वजह से डिस्टर्ब होंगी, अफेक्ट होंगी। पॉजिटिव से हमेशा निकलती है, नेगेटिव वाले सरफेस में एंटर कर रही है, ठीक लग रहा है देखने में, राइट। और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोबारा से निकल रही है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सरफेस के परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए, वो भी हमें परपेंडिकुलर नजर आ रही है। सो दिस ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट। अब बाकी ऑप्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, नेगेटिव वाली साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें पता है कि ये जो हाफ है ना, सेकंड हाफ, यहां पर कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलनी चाहिए, हमेशा बाहर निकलेंगी, ना कि उसमें एंटर करेंगी। सो दिस पार्ट इज रॉन्ग, ऑब्वियसली दिस पार्ट शुड बी रॉन्ग। अब यहां देखिए, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अभी भी स्ट्रेट लाइन है, ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सो दिस पार्ट इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर यहां पर कुछ भी नहीं होता, मतलब अगर इसमें इंड्यूस नहीं होता, तब ये लाइन एज इट इज स्ट्रेट जाती, लेकिन यहां पर क्या है, ऑब्वियसली ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इंड्यूस हुआ है, तो ये फील्ड लाइंस बेंड हो जाएंगी नेगेटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि हमेशा अट्रैक्ट, अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां पर रख दें Q0 को, तो वो कोशिश करेगा ना इससे रिपेल होता होता इस
सरफेस के पास जाने की। ऑलराइट, सो दिस पार्ट इज ऑल्सो रॉन्ग, और ये भी आप देख सकते हैं कि गलत है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एंटर होती ही नहीं है। यहाँ पर देखिए फील्ड लाइंस कैसे हो रही है, इधर एंटर हो रही है, इधर से निकल रही है। सो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, ऑल अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, यू कैन मैच योर आंसर। ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, पॉज करके आप खुद से एक बार अपना लॉजिक लगाएं, उसके बाद हम तो डिस्कस कर ही रहे हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगेन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब हमें ऑप्शन में क्या दिए गए, 4 सरफेसेस दिखाई गई हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ओके, सभी के अंदर एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। ओके, लेकिन उसकी लोकेशन अलग अलग है, सरफेस भी अलग है। हमें बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्वेश्चन है। ऑलराइट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इन फिगर 4 इज द लार्जेस्ट, इन फिगर 3 इज द लीस्ट। ये सब ऑप्शंस हैं, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। नाउ वी विल डिस्कस। ऑप्शन ए सेज इन फिगर 4 इज द लार्जेस्ट। इस फिगर में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो लार्जेस्ट है। अब हम देखिए, सभी में एक सरफेस तो कोई कैसे भी हो सकती है। हमने गॉस लॉ के अंदर क्या पढ़ा था कि हमें गॉसियन सरफेस बनानी होती है। ऑलराइट, तो गॉसियन सरफेस की शेप कैसी भी हो सकती है, तो ठीक है, गॉसियन सरफेस की शेप कैसी भी है चलेगा। उसके अंदर जो पॉइंट चार्ज है उसकी लोकेशन कहीं भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर पॉइंट चार्ज यहाँ है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज सरफेस के बहुत पास है, बट इट डजेंट मैटर, वो सरफेस को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो कहीं भी लोकेटेड हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीजें सही हैं, आपको समझ में आ गई, तो फिर गॉस लॉ क्या कहता है। गॉस लॉ ये कहता है कि जो फ्लक्स है किसी भी गॉसियन सरफेस के थ्रू, जो फ्लक्स है वो कितना है, जो चार्ज हमने इंक्लूड किया है, ओके, इंक्लूडेड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, तो जितना चार्ज इंक्लूड हुआ है, अब जो चार्ज इंक्लूड हुआ है वो तो क्यू, यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू, तो सभी सरफेसेस ने सेम ही चार्ज को क्या किया है, इंक्लूड किया है। सरफेस की जो शेप है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो चार्ज की लोकेशन है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, सो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए फॉर ऑल द फिगर्स। राइट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा है गॉस लॉ में। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, 5 चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5 are fixed at their positions, ठीक है, as shown in figure. S is a Gaussian surface. The Gauss's law is given by, अब हमें बताना है, ऑप्शन ए यहाँ है, B, C और D यहाँ है। This figure shows Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5. These are the 5 charges. ये फिक्स्ड हैं, जैसे भी हैं ये फिक्स्ड हैं। ठीक है, और ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ये Q2 और Q4 को इंक्लूड कर रही है, चार्ज नंबर 2 और 4th को वो इंक्लूड कर रही है। दिस सरफेस इज गॉसियन सरफेस। ऑलराइट, तो हमें बताना क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, हमें ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सो यू कैन पॉज द वीडियो, अपने आप इसका आंसर सोचें और फिर मैच करें। नाउ फर्स्ट ऑप्शन सेज इलेक्ट्रिक फील्ड E on the LHS left hand side of the above equation will have a contribution. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये गॉस लॉ है। ऑलराइट, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q1, Q5 and Q1, Q5 and Q3, while Q on the right hand side will have a contribution from Q1 and Q4 only. Okay, wait, there is a problem I guess with this option, क्योंकि Q1 and Q5 and Q1 and Q5 ये 2 बार रिपीट हो गया है, ये रिपीट नहीं होना चाहिए था। आई गेस इट शुडंट बी रिपीट, यहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ऐसे होना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसका होगा, Q1 और Q5 का होगा एंड Q3, जो तीनों चार्जेस बाहर है ना, Q1, Q5 और Q3, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा। वाइल Q ऑन द राइट हैंड साइड में जो है ये वाला जो चार्ज, उसमें कंट्रीब्यूशन होगा Q1 और Q4 का, Q1 और Q4 का। सो ऑब्वियसली हमें पता है कि यहाँ जो चार्ज होता है वो इंक्लूडेड चार्ज होता है। गॉस लॉ क्या कहता है, यहाँ पर Q इंक्लूडेड होना चाहिए।
सो Q1 तो ऑब्वियसली इंक्लूडेड नहीं है, वो तो गॉसियन सरफेस के बाहर है, राइट। सो ऑप्शन 1 इज ऑब्वियसली नॉट करेक्ट, ये तो सही नहीं है। वेट, सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। नाउ लेट्स सी ऑप्शन नंबर बी। E electric field on the left hand side of the above equation will have a contribution from all charges। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें कंट्रीब्यूशन आएगा सभी चार्जेस की वजह से, ठीक है। while Q on the right hand side will have a contribution from Q2 and Q4 only। so this statement seems to be correct, क्योंकि हमने पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबकी वजह से होगा जितने भी चार्जेस हैं, लेकिन जो हम राइट हैंड साइड में फ्लक्स लिखते हैं कि एक गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, राइट। सो वो इस सरफेस की बात कर रहे हैं हम, इस सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है। सो वहां पर जो चार्ज होगा वो इंक्लूडेड होगा, और इंक्लूडेड चार्जेस Q2 और Q4 है, जैसे हम देख सकते हैं Q2 एंड Q4, राइट। सो ऑप्शन बी सीम्स टू बी करेक्ट, बट हम सी और डी को भी देख लेते हैं कि वो गलत ही होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन विल हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल चार्जेस। So this part is correct, ये पार्ट तो सही है। while Q on the right hand side will have a contribution from Q1, Q3 and Q5, तो ये गलत हो गया, राइट। आप समझ सकते हैं दूसरा जो पार्ट है इसमें गलत है। ये कह रहे हैं कि Q1, Q3 और Q5 ये चार्जेस कंट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर इस चार्ज में, लेकिन यहाँ तो सिर्फ इंक्लूडेड चार्जेस आते हैं, राइट, Q2 और Q4। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग एंड डी ऑप्शन सेज बोथ E electric field on left hand side and charge on right hand side will have contributions from Q2 and Q4 only। तो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें भी सिर्फ Q2 और Q4 का ही रोल आएगा, कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो यहाँ पर चार्ज है वहाँ पर भी यही दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। सो दिस पार्ट इज ऑल्सो रॉन्ग। आपने अगर गॉस लॉ अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सभी चार्जेस कंट्रीब्यूट करते हैं, अंदर वाले बाहर वाले सभी चार्जेस, और जो यहाँ हम चार्ज लिखते हैं वो इंक्लूडेड चार्ज होता है, यानी कि गॉसियन सरफेस जो चार्जेस को इंक्लूड कर रही है। ऑलराइट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5। सारे क्वेश्चंस कैसे हैं? लॉजिकल से हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड या फिर कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है। क्वेश्चन 5, फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल P, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है, इज प्लेस्ड एज शोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अगेन यू हैव टू थिंक इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर दिखाया गया है। सो वी हैव टू फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर ए, द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ये कह रहे डाइपोल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। वी नो, अगर यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ऑलराइट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और उसके अंदर हम डाइपोल को रख दें, यानी कि -Q + Q, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, तो हमें पता है कि जो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो इस डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है। दोनों फोर्सेस कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, तो डाइपोल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, राइट। लेकिन ये कब होता है? जब ये चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हों, यानी कि डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? स्ट्रेट लाइंस होती हैं और पैरेलल होनी चाहिए, और ये इक्वी डिस्टेंट भी होनी चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टर्म्स में बात करते हैं। तो क्या ये डेफिनेशन यहां सेटिस्फाई हो रही है? क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमें देखकर लग रहा है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? सो आई गेस नो। अब आप देख सकते हैं कि जो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा देखने को, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से है, राइट। अब ये जो यहां पर ये थोड़ा क्लोज है, इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच के जो स्पेसिंग है वो कम है, और यहां पर ये उतना क्लोज नहीं है, ऑलराइट, राइट साइड में। तो यहां पर क्लोजनेस ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। जैसे जैसे हम राइट साइड में जा रहे हैं क्लोजनेस बढ़ रही है, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है। ओके, और हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ तो कर देंगे, लेकिन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें कैसे समझ में आएगी, है ना।
तो हमने कहा था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखेंगे कितनी पास है या फिर कितनी दूर है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, हाई या फिर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इसमें अब कुछ भी नहीं है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, देखिए नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा। लेट्स से दिस इज F1, आई एम राइटिंग दिस फोर्स एज F1, तो जो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा दिस फोर्स इज F2, और मैं ये कह सकता हूं देखो ये जो फोर्स है F1 वो किस पर डिपेंड करेगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो ज्यादा है, और जो F2 फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और वो ऑब्वियसली कम है। सो आई कैन से F1 जो ये वाला फोर्स है इज ग्रेटर देन F2। ऑलराइट, ये जो फोर्स है वो ज्यादा है इस फोर्स के कंपैरिजन में। नाउ सी दीज ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। जब ये फोर्स इससे ज्यादा है तो ओवरऑल फोर्स किस डायरेक्शन में बचेगा, लेफ्ट साइड में, नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स बचेगा। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ बी ऑप्शन इज द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट। फोर्स कहां बचेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में बचेगा, बिकॉज हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। ऑलराइट, सो दिस ऑप्शन इज obviously wrong. Now C part, the dipole will experience a force towards left, जो हमें चाहिए, right? C option, the dipole will experience a force towards left, यही तो हमें चाहिए, और यही हम कह रहे हैं कि जो फोर्स है वो लेफ्ट डायरेक्शन वाला ज्यादा है कंपेयर टू राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो ओवरऑल फोर्स कहाँ बचेगा, लेफ्ट साइड में ही बचेगा। सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी C, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज C। ऑलराइट, तो इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जिसमें हमारा कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, जो भी हमने पढ़ा है इस चैप्टर की, ठीक है। हर एक टॉपिक एक तरह से रिवाइज हो रहा है। आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें खुद से और मैच करें अपने आंसर्स को, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, अ पॉइंट चार्ज प्लस Q is placed at a distance d, small d, from an isolated conducting plane, ओके। एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन है और उससे हमने क्या रखा है, एक पॉइंट चार्ज प्लस Q को प्लेस किया है d डिस्टेंस अपार्ट। चलिए ये हमारे काम की इंफॉर्मेशन है। आगे देखते हैं, द फील्ड एट अ पॉइंट कैपिटल P ऑन द अदर साइड ऑफ प्लेन इज। देखिए अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, जब हमने पॉइंट चार्ज को लेकर आए एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर के सामने, राइट, और ये चार्ज कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था। तो हमने पढ़ा कि ये जो चार्ज है वो क्या करेगा, इंड्यूस कर देगा इस, क्योंकि स्फीयर कंडक्टिंग है ऑब्वियसली, है ना, तो स्फीयर कंडक्टिंग है तो इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, प्लेन, और प्लेन कैसा है, आइसोलेटेड है और कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग जो बॉडीज होंगी वो हमेशा इंड्यूस कर लेंगे अपने अंदर चार्ज। तो अब हमने उसमें रखा है एक पॉइंट चार्ज को प्लस Q d डिस्टेंस अपार्ट, तो यहां से मैं d डिस्टेंस मान लेता हूं ये, ठीक है, और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हमने यहां पर रख दिया। द फील्ड एट पॉइंट P ऑन द अदर साइड, अब एक पॉइंट यहां पर इमेजिन कर लो दूसरी साइड, ये तो राइट साइड होगी तो हम लेफ्ट डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है, उसके बारे में क्वेश्चन है। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टूवर्ड्स द प्लेन, यहां पर अवे फ्रॉम द प्लेन, इस तरह से क्वेश्चन है। तो देखिए सेम वे में यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इंड्यूस करेगा नेगेटिव चार्ज इस प्लेन पर। ऑलराइट, ओके। सो जो स्फीयर का हिस्सा, जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, वहां पर कैसा चार्ज इंड्यूस हो गया, नेगेटिव चार्ज। क्यों इंड्यूस हुआ, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज हमने प्लेस किया, और ये जो प्लेन है ये कैसा है, कंडक्टिंग है, ओके। बट जो पोर्शन आप नहीं देख पा रहे हैं इसकी बैक साइड, वहां पर कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज कहां है, इसकी बैक साइड में इंड्यूस होगा। ये प्लेन कुछ इस तरह से होगा ना, लेट्स से ये मोबाइल फोन, ओके। तो जो जिस साइड में पॉजिटिव चार्ज रखा गया है तो वो फेस क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस, तो उसकी बैक साइड में कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो है पोर्शन है ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। हमसे क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है, अदर साइड, यहां पर चार्ज रखा है ना हमने, तो हमसे तो दूसरी साइड के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, इस
साइड पर देखो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं, हमेशा आउटवर्ड्स होनी चाहिए, ठीक है, अवे फ्रॉम द प्लेन। और क्योंकि प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। सो ऑप्शन ए इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये बात तो सही है, एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, प्लेन से अवे, तो ये भी बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। देखो यहां पर बोला है टूवर्ड्स द प्लेन, सो वो गलत हो गया, क्योंकि टूवर्ड्स द प्लेन तब होता अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता प्लेन के दूसरी साइड में, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज रॉन्ग। सी ऑप्शन इज डायरेक्टेड रेडियली। रेडियली कैसे हो सकता है, प्लेन के अंदर हमने पढ़ा है, रेडियली स्फीयर के अंदर हो सकता है, प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी के हमेशा परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा है। ऑलराइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 7th। ऑलराइट, question number 7. Okay, so a hemisphere is uniformly charged positively. Okay, the electric field at a point, अच्छा जो फिगर है ना, this figure is of last question, इस फिगर को आप नहीं देखेंगे, ठीक है, ये कंफ्यूज करेगी। ये लास्ट क्वेश्चन की फिगर है जिसमें हमने पॉइंट चार्ज को रखा प्लेन के सामने, इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई हुई है। सो दिस पार्ट यू डोंट हैव टू कंसिडर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, चलिए। अ हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पॉजिटिवली, ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड। अब एक हेमिस्फीयर हमें कंसिडर करना पड़ेगा, लेट्स से दिस इज अ हेमिस्फीयर, ओके, और ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऑल राइट, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, तो ये आई गेस ये सॉलिड ही होना चाहिए, यूनिफॉर्मली चार्ज हमें बोला गया, होलो हेमिस्फीयर नहीं है, सो आई गेस कंप्लीट हेमिस्फीयर में ही आप क्या मानेंगे, इसमें चार्ज हमें कंसिडर करना चाहिए, राइट। होलो वर्ड अगर यूज किया होता तब तो हम उसके सिर्फ सरफेस पर मानेंगे। सो दिस इज अ हेमिस्फीयर, और कंडक्टिंग बॉडी भी नहीं बोला गया है, अगर कंडक्टिंग होता तब भी वो सरफेस पर आ जाता, तो हमें स्पेसिफाई तो नहीं किया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड। अब ये हमारा सेंटर है, सेंटर से कितना दूर, डायमीटर अवे, मतलब अगर ये रेडियस r है ना, हेमिस्फीयर की रेडियस r, सो दिस इज डायमीटर अवे, यानी कि 2r डिस्टेंस अवे एक पॉइंट है, ओके। सो वहां पर क्या बताना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, डायमीटर के परपेंडिकुलर होगा, ये डायमीटर है तो इसके परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा है ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी कह रहा है पैरेलल टू द डायमीटर, डायमीटर के पैरेलल होगा, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये सब ऑप्शंस हैं। सी पार्ट में बोला है एट एन एंगल टिल्टेड टूवर्ड्स द डायमीटर, किसी एंगल पर होगा लेकिन वो एंगल टिल्टेड टूवर्ड्स द डायमीटर, और एक होगा एट एन एंगल टिल्टेड अवे फ्रॉम द डायमीटर, ठीक है, मतलब ऑप्शन सी कह रहा है कि कुछ इस तरह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पर लेकिन डायमीटर की तरफ ही टिल्टेड है, ओके। एंड ऑप्शन डी इज सेइंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा टिल्टेड अवे फ्रॉम द डायमीटर, ठीक है, ये डायमीटर से टिल्टेड अवे। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऑप्शन ए बोल रहा है, दिस इज ऑप्शन बी, दिस ऑप्शन इज सी एंड दिस ऑप्शन इज डी। ऑलराइट, सो अब हम देखते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए। चलिए, अगर ये स्फीयर कंप्लीट होता, वेट, ऑलराइट, सो अगर ये स्फीयर कंप्लीट यहां पर अगर होता, ठीक है, और कंप्लीट स्फीयर में क्या होता, चार्ज होता यूनिफॉर्मली जैसा बोला गया है, तब हमें पता है कि जो पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर लाई करते हैं उनके लिए हम इस चार्ज को क्या मान सकते हैं, सेंटर पर मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। जो पॉइंट्स बाहर लाई करते हैं, राइट, तब हम सारा का सारा चार्ज सेंटर पर एज्यूम कर लेते और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता, वो वाले केस के लिए सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता अभी के लिए, ठीक है। सो एक पॉइंट चार्ज की वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
अवे, कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए था जो ऑप्शन बी में बोला गया है, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया, उसमें से ऑब्वियसली आधा स्फीयर कट कर दिया, आधा स्फीयर हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। सो अब ये यूनिफॉर्म या फिर सिमेट्रिक वाली सिचुएशन तो देखो रही नहीं है, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होना चाहिए, पैरेलल टू द डायमीटर, नो, पैरेलल तो यही हो गया, ऑप्शन बी जैसे कह रहे हैं, क्योंकि ये स्फीयर अब जा चुका है, आधा स्फीयर अब यहां पर नहीं है, तो उसकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रिक फील्ड में वो भी खत्म है। एट एन एंगल टिल्टेड टूवर्ड्स द डायमीटर, ऑल राइट, एट एन एंगल टिल्टेड अवे फ्रॉम द डायमीटर, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये स्फीयर नहीं है, हाफ स्फीयर अगर नहीं है, देखिए देखिए इस क्वेश्चन को हम सिंपली क्या करेंगे, अगर मैं इस हेमिस्फीयर को कुछ इस तरह से कंसिडर करता हूं, ठीक है, ये अपर हाफ, ये इसका लोअर हाफ, ठीक है, तो अपर हाफ जो पॉजिटिव चार्ज लगाएगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ ये तो अपर और लोअर बिल्कुल सिमेट्रिक सिचुएशन है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर कुछ रिपल्सिव सा फोर्स लगेगा। देखो मैं ये ऑप्शंस वाले हटा रहा हूँ डायरेक्शन, क्योंकि कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो अभी हम अपनी डायरेक्शन बनाते हैं जो होनी चाहिए। तो अपर हाफ वाले स्फीयर की वजह से रिपल्सिव, ओवरऑल देखो ओवरऑल कैसा होना चाहिए, इसकी वजह से इस पॉइंट पर कुछ रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। आप इमेजिन करिए, मैं स्ट्रेट तो नहीं बना सकता, परपेंडिकुलर भी नहीं बना सकता, कुछ जनरल इस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि रिपल्सिव होगा, ठीक है, तो रिपल्सिव बिल्कुल ऐसे पैरेलल भी नहीं हो सकता इस डायरेक्शन में, सो कुछ इधर होना चाहिए, क्योंकि ये चार्ज यहाँ है ओवरऑल, ठीक है, इस तरह से। सिमिलरली अब नीचे भी ऐसा ही चार्ज है, एग्जैक्टली सेम, तो इसकी वजह से फोर्स जो है वो फोर्स नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए। सो अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक सिचुएशन है, तो हम इनको रिजॉल्व करेंगे ऑब्वियसली, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक पैरेलल कंपोनेंट, यहाँ पर भी रिजॉल्व करेंगे वर्टिकल और एक पैरेलल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे, सो ये हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बच जाएंगे, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट हटा दिया क्योंकि वो कैंसिल कर गए, ओरिजिनल फील्ड को आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं है, तो जो कंपोनेंट्स बचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट्स है, राइट। सो पैरेलल इज पैरेलल टू द डायमीटर, ये ऑप्शन बी ही करेक्ट है इसका मतलब, क्योंकि हम इसमें ये ज़रूरत नहीं है वैसे सोचने की, कंप्लीट स्फीयर वाला सोचने की, यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज अपर हाफ और लोअर हाफ, ठीक है, जैसा हमने ड्रॉ किया था इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन। सो ये अप्रोच सही है, पैरेलल टू द डायमीटर, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल ही होगा डायमीटर के, ओके। सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7, ऑल राइट। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8, आई गेस दिस इज क्वेश्चन 8, यहाँ पर नंबर नहीं, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप। अब जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं 8, 9, 10th, 11th एंड 12th जितने भी, यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, ओके। सो यू कैन पॉज द वीडियो, आप आंसर सोच सकते हैं, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज कि जो फ्लक्स है, इफ फ्लक्स, ठीक है, इसको ऐसे ना समझें कि मल्टीप्लीकेशन में इफ फ्लक्स, जो कि फ्लक्स क्या होता है, वेक्टर ई डॉट डी एस होता है, इज इक्वल टू 0, वो क्या है, 0 है, ओवर अ सरफेस, देन, तो हमें ऑप्शंस में से बताना है क्या इनमें से होगा, ओके। सो फर्स्ट पार्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज 0, सरफेस के अंदर और सरफेस के ऊपर, एंड ऑन इट इज 0। पहले तो ये देखिए जो फ्लक्स है, फ्लक्स हमें क्या गिवन है, क्या होता है, वेक्टर ई, मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा, ई डी एस, ठीक है, कुछ इस तरह से, और हमें पता है कि वो क्या होता है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ तो यही कहता है ना, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट इज द नेट चार्ज इंक्लूडेड बाय द गॉसियन सरफेस, और ये है क्या, ये 0 है, ठीक है। सो ई डी एस इज इक्वल टू 0, ऑल राइट। सो ई डी एस इज इक्वल टू 0, अब ये कब होगा 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0 होगा उसके लिए, नो, वो जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड और देखिए एरिया वेक्टर का यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो वो 0 कब हो सकता है, यहाँ पर ऑब्वियसली दोनों के बीच में क्या मैटर करता है, कॉस थीटा, एंगल भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। सो इफ दिस थीटा एंगल इज 90 डिग्री, वैसे हम एक जनरल केस में बात कर रहे हैं, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री होता है तब भी जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट, कि ये एक सरफेस है, ठीक है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। अब इस प्लेन के लिए एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो दोनों जो कोई भी फ्लक्स इस सरफेस से तो पास कर ही नहीं रहा, जो फील्ड लाइन है वो इस सरफेस से पास नहीं कर रही है। फील्ड लाइंस अगर कुछ इस डायरेक्शन में होती तब वो क्या करती, इस सरफेस से पास करती, राइट। सो ये एंगल भी डिसाइड करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो चीज़ है ई डी एस अगर जीरो है तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पहली बात तो ये है। तो फर्स्ट ऑप्शन में यही दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज जीरो। अब बी ऑप्शन में देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरीली यूनिफॉर्म। वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरीली यूनिफॉर्म। अब ये भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट। अब ये देखिए, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग द सरफेस। यहां पर हम क्या यूज करने वाले हैं, इस डेफिनेशन को यूज करने वाले हैं गॉस लॉ के, ठीक है, कि अगर ई डी एस जीरो के इक्वल है यानी कि ये पार्ट भी क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी जीरो होगा। और इसका मीनिंग ये है कि जो नेट चार्ज, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो देखो कांस्टेंट है, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये जो चार्ज है ये क्या होगा, जीरो होगा। नेट चार्ज किसी भी सरफेस में इंक्लूडेड, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो नेट चार्ज है जीरो, राइट। नेट चार्ज जीरो है इस सिचुएशन में, तो फ्लक्स जीरो हो सकता है। नाउ ऑप्शन सी इज द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस। अब जितनी पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बाहर जाती हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस एंटर करती है। सो ऐसी सिचुएशन में जहां पर फ्लक्स जीरो होता है वहां पर क्या होता है, उस सरफेस में जितनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं उतनी फील्ड लाइंस एंटर भी कर रही हैं, ठीक है। जो फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं वो पॉजिटिव फ्लक्स देती हैं। कैसा फ्लक्स देती हैं, पॉजिटिव। और जो फील्ड लाइंस अंदर आ रही होती हैं वो कैसा फ्लक्स देती हैं, नेगेटिव फ्लक्स देती हैं। सो ओवरऑल जो फ्लक्स है पॉजिटिव नेगेटिव वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, राइट। सो इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग द सरफेस। बिल्कुल सिंपल सी ये बात है, ठीक है। नाउ डी ऑप्शन इज ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरीली बी आउटसाइड द सरफेसेस। अगर ये सरफेस है तो देखो इसके अंदर इंक्लूडेड चार्ज अब कितना है, क्यू नेट क्या है, क्यू नेट तो जीरो है, कोई भी चार्ज इसके अंदर नहीं है। मतलब कहने को ये चार्ज है लेकिन नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज तो जीरो है। तो सरफेस के अंदर कोई भी नेट चार्ज नहीं हो सकता। ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरीली बी आउटसाइड द सरफेस। कोई चार्ज अगर है तो वो सरफेस के बाहर हो, सरफेस के बाहर हो चलेगा, सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं हो सकता। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरीली बी आउटसाइड द सरफेस। ओके, सो दीज वर मोर देन वन करेक्ट टाइप वाले क्वेश्चन है ये। सो यहां पर ऑप्शन सी और डी देखो दोनों ही करेक्ट है। सिंपल सा लॉजिक है कि फ्लक्स जीरो कब होता है, जब नेट चार्ज इंक्लूडेड बाय द सरफेस शुड बी जीरो। नेट चार्ज जीरो कब होगा, या तो चार्ज एक्चुअल में ही ना हो, ठीक है, सीधी सी बात है, और अगर हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल चार्जेस वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस तरह से हैं तो जितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस एंटर भी करेंगी। यही ऑप्शन सी में बोला गया है। और क्योंकि जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों ही है वहां पर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो क्यू नेट इज जीरो। कोई भी चार्ज सरफेस के बाहर लाई कर सकता है, अंदर लाई नहीं कर सकता, जो ऑप्शन डी में बोला गया। ऑलराइट, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी यहां से हम कुछ गेस नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ऑप्शन ए और बी में बताया गया ना कि जीरो होना चाहिए। तो जैसे हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम कोई कमेंट यहां नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये जो पार्ट है जीरो होगा या क्या भी कुछ भी होगा वो थीटा पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, सरफेस कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अगेन ये भी मोर देन वन करेक्ट वाला ही है। सो यू कैन पॉज द वीडियो, आप आंसर सोचें इसका। हम देखते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज, किसी भी पॉइंट पर बात की गई है इन जनरल कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, क्या हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। जैसे अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई तो हाँ ये कंटिन्यूस है, लेकिन अगर यहाँ पर एक चार्ज हो, यहाँ पर एक चार्ज हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती, ठीक है, यहाँ पर उस चार्ज की पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती। तो हमें पता है कि एग्जैक्टली चार्ज की पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड भी नहीं होता, ये हमने पढ़ा भी है। सो ऑलवेज कंटिन्यूस वाला ऑप्शन गलत लग रहा है। नाउ बी ऑप्शन इज कंटिन्यूस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट।
तो ये सही है, जितने पोर्शन में देखो कोई चार्ज नहीं आया वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस है, और यही ऑप्शन बी कह रहा है, राइट? सो दिस सीम्स टू बी करेक्ट. नाउ ऑप्शन सी इज डिसकंटिन्यूअस ओनली इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज एट दैट पॉइंट. तो ऐसा तो कुछ नहीं कि चार्ज नेगेटिव होगा तभी डिसकंटिन्यूअस होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा होगा तब भी डिसकंटिन्यूटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आएगी. नेगेटिव पॉजिटिव का तो कोई हमने ऐसा लॉजिक पढ़ा नहीं है. सो दिस ऑप्शन सीम्स टू बी रॉन्ग, ऑब्वियसली गलत है. नाउ डी ऑप्शन इज डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूटी कहां आई? यहां पर, जहां पर एक चार्ज है. तो ऑप्शन डी में बोला गया डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट. कुछ ये नहीं बोला कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव. सही बात है, अगर कोई भी चार्ज बीच में आ गया तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाती है? डिसकंटिन्यू हो जाएगी, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, राइट? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. ऑल राइट, इफ देयर वर ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स, अगर ऐसा होता कि सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज होता, लेट्स से सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो फिर क्या होता? इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि फिर क्या होता. ओके, नाउ ऑप्शन ए इज, ये देखिए क्या है, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस का, है ना? और ये क्या होता है? ये क्या चीज होती है? फ्लक्स, है ना? वेक्टर ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल मीन्स फ्लक्स. ये हमने पढ़ा है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर वो फ्लक्स ही होता है. तो फ्लक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑन एनी सरफेस. फ्लक्स जीरो, दिस ऑप्शन आई एम नॉट सेइंग कि ये करेक्ट ही है, अभी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है? सो ऑप्शन नंबर 1 हम देख रहे हैं ऑन कि फ्लक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा ऑन एनी सरफेस. तो देखो, अगर हम कोई भी सरफेस बनाएंगे और अगर उसके अंदर देखो चार्ज है, तो हमें पता है कि सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव. हमने इमेजिन कर लिया कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नहीं होता है. तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी? बाहर की तरफ निकल रही होगी, ठीक है? कोई और चार्ज भी अगर यहाँ पर होगा तो वो भी पॉजिटिव ही होगा, क्यू डैश, वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव. दूसरे नेचर का चार्ज पॉसिबल ही नहीं है. ओके, तो इसकी वजह से भी फील्ड लाइन बाहर ही निकल रही होंगी. तो जो फ्लक्स है वो नॉट, मतलब जीरो नहीं होगा, ये वो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में. अब ऑप्शन बी को देखिए, अगेन दिस इज फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो इफ द चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस. अब यहां से आपको देखो समझ में आएगा कि ऑप्शन ए में ना कुछ इनकम्प्लीट सा है, कि सरफेस के अंदर चार्ज अगर नहीं है, मान लो ये दोनों ही चार्जेस नहीं है, ठीक है, तब भी फ्लक्स नॉन जीरो होगा, तब तो फ्लक्स कुछ भी नहीं होगा ना, तब तो फ्लक्स जीरो के इक्वल होगा ही अगर चार्ज है ही नहीं. मान लिया कि यहां पर कोई चार्ज है ही नहीं, उस सिचुएशन में ऑब्वियसली फ्लक्स शुड बी जीरो, फ्लक्स जीरो होना चाहिए, राइट? सो ऑप्शन ए में ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हमें मिल पा रही है, सो हम ये नहीं कह सकते करेक्ट होगा. सो ऑप्शन नंबर बी में हम देख सकते हैं कि फ्लक्स यानी कि ये हमें क्या गिवन है? इज इक्वल टू जीरो इफ द चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस. यानी कि यहां पर हमें स्पेसिफाई किया गया है कि अगर हमारा जो चार्ज है, चार्ज सिर्फ एक ही तरह का पॉसिबल है, पॉजिटिव, और वो चार्ज अगर बाहर है तो उस सरफेस से अगर चार्ज ऑब्वियसली बाहर है तो फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा. तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, राइट? ऐसा होना चाहिए. नाउ ऑप्शन सी इज कि ये जो चीज है, ये क्वांटिटी यानी कि फ्लक्स कुड नॉट बी डिफाइंड. अब इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. फ्लक्स की डेफिनेशन तो सेम रहेगी, चाहे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो चाहे सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो, फ्लक्स की डेफिनेशन तो चेंज नहीं होगी, राइट? उसका मीनिंग वही है कि अगर एक चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, तो उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ही होंगी, राइट? और वो फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से क्रॉस भी करेंगी, तो हमें फ्लक्स को डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे चार्ज सिर्फ पॉजिटिव हो या फिर सिर्फ नेगेटिव हो. सो दिस ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग. नाउ ऑप्शन नंबर डी, ओके, अगेन दिस फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जो गॉस लॉ हमें कहता है इफ चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, यानी कि इतने मैग्नीट्यूड का अगर चार्ज कहाँ हो? इनसाइड द सरफेस, सरफेस के इनसाइड, अंदर अगर इतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज है एक सरफेस के, तो जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ दैट चार्ज, जो कि हमारा गॉस लॉ होता है, राइट? सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. तो यहां पर करेक्ट ऑप्शंस क्या है? बी और डी, ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है.
ऑप्शन ए इज रॉन्ग, क्योंकि हमें सरफेस तो बता दिया, लेकिन कब नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर चार्ज बाहर है तब तो फ्लक्स जीरो होगा, और चार्ज अगर अंदर है तो फ्लक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो यहां पर कुछ भी स्पेसिफाई हमें नहीं किया है, राइट। सो ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, so consider a region inside which there are various types of charges but the total charge is zero। मतलब कोई भी एक ऐसे रीजन है, ठीक है, हमें नहीं पता, और उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस भी हैं, यानी कि मान लो +q +3q +4q। ओके, फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस भी हैं, -2q -2q एंड -4q। हम कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है। सो जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, देखिए 3 + 1 4, 4 + 4 8 है ना, और ये -2 और -2 -4, फिर से -4 यानी कि -8, यानी कि जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस रीजन में नेगेटिव चार्ज है। वो कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, मैंने एग्जैक्टली सेम नहीं लिया। देखो q 3q, यहाँ पर -2q -2q, ये +4q, ये -4q। ऑल राइट, सो कुछ इस तरह से सिचुएशन है। अब हमसे पूछा क्या गया, एट पॉइंट्स आउटसाइड द रीजन। अब इस रीजन के बाहर के पॉइंट्स पर, ओके, हमसे पूछा गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरीली जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताना है इस पॉइंट पर, ओके, यहां पर इतने सारे चार्जेस रखे हुए हैं और ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, क्योंकि हमें कुछ बोला नहीं गया है ना, कि चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या फिर नॉट इक्वल टू जीरो होगा, हम कैसे बता सकते हैं? हम नहीं बता सकते, राइट। वी कांट टेल दिस थिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो होगा या फिर नहीं होगा। यहां पर तो लिख दिया नेसेसरीली जीरो, सो ऑब्वियसली ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। ओके, at the point outside the region the electric field is due to the dipole moment। ये कह रहे हैं कि जो चार्जेस यहाँ पर हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में डाइपोल बन जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हम इसको समझने के लिए अप्रॉक्सीमेट ज़रूर करेंगे डाइपोल में, लेकिन चार्जेस अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया। ओके, so the electric field is due to the dipole moment of the charge distribution only। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ डाइपोल मोमेंट की वजह से होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि डाइपोल बन भी कैसा रहा हमें पता ही नहीं है। तो ये ऑप्शन डाउटफुल है। ऑप्शन सी को देखते हैं, द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। देखो पॉइंट चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फॉल करता है, अगर ये एक पॉइंट चार्ज है r डिस्टेंस पर हम देखते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल टू 1/r², डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, पॉइंट चार्ज की वजह से। लेकिन हमने पढ़ा था कि अगर डाइपोल हो, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, फिर ये पॉजिटिव चार्ज है, अब ये डाइपोल बन गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंस ऐसी नहीं रहती, राइट। क्या फॉर्मूला हो जाता है, KQ/r³, या फिर कुछ इस तरह से, KQ नहीं, सॉरी, फॉर्मूला हो जाता है PK, है ना, वहां पर हम डाइपोल मोमेंट को यूज करते हैं। सो PK/r³। अगर एक्सिस पर देख रहे हैं तो 2PK होगा, राइट, और अगर इक्वेटोरियल प्लेन पर है तो नॉर्मली PK/r³ हम लिख देते हैं। यानी कि डिपेंडेंस कैसी हो जाती है, r³ r² नहीं रहता है, कब, जब डाइपोल आ जाता है, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² की बजाय r³ हो जाता है डाइपोल के केस में। ठीक, दिस इज क्लियर। नाउ ऑप्शन सी में बोला गया द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऑब्वियसली देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है इस सिचुएशन में, जैसे अनसिमेट्रिकली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसे अप्रॉक्सीमेट करने के लिए इसको हम एक पॉजिटिव चार्ज मान लिया, इसको हमने नेगेटिव, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो डाइपोल से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो जो डोमिनेंट पार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r³ के, राइट। तो तब हम ऐसा कह सकते हैं कि डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ फॉर लार्ज r, जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। हम यहां पर नहीं देख रहे, हम बहुत दूर किसी पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम एन ओरिजिन
इन दिस रीजन आर, ठीक है। सो आर इज द डिस्टेंस, इस रीजन में कोई भी हमने एक ओरिजिन मान लिया, वहां से हम डिस्टेंस को देख रहे हैं और वो डिस्टेंस बहुत लार्ज है, ठीक है। उसमें भी ये नहीं कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली ऐसा होगा, उसमें बोला गया डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट कुछ करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जब एक रीजन में क्वेश्चन में ये दिया गया कि टोटल चार्ज 0 है, तो वहां पर जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, और हम कह सकते हैं कि ठीक है ऐसा होगा। लेकिन बी ऑप्शन में क्या है, एग्जैक्टली बोल दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इसके डाइपोल मोमेंट की वजह से होगा, तो हम वो ऑप्शन बी को करेक्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। नाउ ऑप्शन नंबर डी, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज पार्टिकल अलोंग अ क्लोज पाथ अवे फ्रॉम द ओरिजिन विल बी 0। ओके, वर्क डन के ऊपर ये क्वेश्चन है, किस पर है, वर्क डन। और ये जो वर्क डन का कॉन्सेप्ट है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में वैसे करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वर्क डन यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ रहे हैं। बट अभी के लिए समझने के लिए देखिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स की थोड़ी बहुत नॉलेज तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है, ओके। सो वर्क डन देखिए क्या होगा, टू मूव अ चार्ज पार्टिकल अलोंग अ क्लोज पाथ। अब ये तो रीजन है जिसके अंदर टोटल चार्ज 0 है, ठीक है, और इसके बाहर अगर हम किसी रीजन में एक चार्ज को मूव करते हैं, ठीक है, ये एक चार्ज क्यू है, स्मॉल क्यू, इसको मैंने मूव किया, फिर इधर गए, फिर इधर गए, और फिर हम वापस आ गए, तो ये क्लोज पाथ में हमने इसको मूव किया, तो कहते हैं कि वर्क डन कैसा होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहां पर इस चार्ज की वजह से, ये जो इस रीजन में जो चार्ज है इसकी वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैसा होगा हमें नहीं पता, बट इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये जो चार्ज हमने मूव किया है ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने मूव किया है, कहाँ मूव किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में हम किसी भी बॉडी को मूव कर सकते हैं, किसी मास को हम मूव कर सकते हैं ना, उस मास को यहाँ से यहाँ लेकर गए, फिर यहाँ हम उसको वापस ले आए, तो वो क्लोज पाथ हो गया, राइट। सो ऐसे सिचुएशन में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। वर्क डन क्या होता है, 0, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में, मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है और वो जो फोर्स लग रही है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमने पढ़ा भी था प्रॉपर्टीज में, वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और हमें बोला गया कि वर्क डन 0 होगा, ओके। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर क्लोज्ड पाथ में जब किसी बॉडी को हम मूव करते हैं तो वर्क डन 0 हो जाता है। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, और वर्क डन के बारे में हम ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। ओके, सो ऑप्शन सी एंड डी हेयर आर करेक्ट, ए और बी दोनों ऑप्शंस गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एंड आई गेस दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 12, ओके। सो रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इन फिगर एंड अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ओके। एक गॉसियन सरफेस है ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद कैपिटल क्यू जो चार्ज है एट द सेंटर, ओके। ये फिगर है, ये गॉसियन सरफेस विद रेडियस, क्या है रेडियस यहां पर, ये देखिए कैपिटल आर, व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग, वेट, ऑलराइट। सो दिस रेडियस इज कैपिटल आर, किसकी रेडियस है, गॉसियन सरफेस की। इसके सेंटर में देखो एक चार्ज रखा गया है कैपिटल क्यू, और यहां पर एक और चार्ज भी है -2q, ठीक है, 2 टाइम्स है इस चार्ज का, लेकिन नेगेटिव है, ऑलराइट, ओके। सो नाउ देयर इज अनदर चार्ज 5q जो इस गॉसियन सरफेस से बाहर लाई कर रहा है, कितने डिस्टेंस पर है, वो कैपिटल आर डिस्टेंस पर है इस गॉसियन सरफेस से, ठीक है, ओके। सो अब हमें बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन से करेक्ट हो सकते हैं, मोर देन 1 यहां पर भी करेक्ट हो सकते हैं। ऑप्शन ए सेज टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज -q/ε0। ये जो गॉसियन सरफेस यहां पर बना हुआ है, यहां पर टोटल फ्लक्स कह रहे हैं -q/ε0 होना चाहिए। तो फ्लक्स कितना होना चाहिए, Q नेट, जितना चार्ज इसने इंक्लूड किया है और उसका 1/ε0 टाइम्स, राइट, कितना चार्ज इसने इंक्लोज किया है, दिस इज पॉजिटिव, ये चार्ज नेगेटिव है, वो भी डबल है उसका, सो ऑब्वियसली -q चार्ज क्या है, इस सरफेस ने एनक्लोज किया हुआ है, और उसका 1/ε0 टाइम्स जब हम कर देंगे तो वो यही होगा। सो सही है, ऑप्शन ए में फ्लक्स बताया गया है और वो करेक्ट है, राइट। ऑप्शन बी, फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज, इस सरफेस पर, इस स्फीयर के सरफेस पर फील्ड ये होगा
माइनस क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, यानी कि 1/4πε0 को हम क्या लिख सकते हैं, के, कांस्टेंट के होता है, नेगेटिव साइन एज इट इज, माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी दिस इज कैपिटल आर, ओके, जैसे गिवन है। सो इस ऑप्शन का मीनिंग ये है कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर, देखो किसी भी पॉइंट पर आप चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है, अगर ये चार्ज ना होता और अगर ये चार्ज भी नहीं होता, तब हम कह सकते थे कि के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना होगा और वो पॉजिटिव होता, राइट। लेकिन अब ये दोनों चार्जेस प्रेजेंट हैं और ये भी मैटर करेंगे अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। अब अगर मैं यहाँ का कोई पॉइंट देखूंगा तो वहाँ पर डिस्टेंस देखा जाएगा, इस चार्ज से कितना है, इस चार्ज से कितना है, ठीक है, और इस चार्ज से कितना है। ऑब्वियसली डिस्टेंस हर पॉइंट पर अलग होगा। अगर मैं यहाँ के किसी पॉइंट पर देखूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस -2q से बहुत ही कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा। अगर मैं यहाँ के पॉइंट पर देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होगा। तो ऑब्वियसली इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट या सेम नहीं हो सकता। सो ऑप्शन बी तो हमें यही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, उसने तो एक वैल्यू दे दी हमें। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा इस सरफेस पर। ऑप्शन सी, फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू 5q इज 0। क्या कह रहे हैं, फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू 5q की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से क्या होगा, 0 होगा। सो ऑब्वियसली हमें पता है कि फ्लक्स में कौन से चार्जेस कंट्रीब्यूट करते हैं, जो गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाते हैं, राइट। और ये चार्ज कहाँ है, बाहर है। सो ये चार्ज की वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, 0 होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, राइट। ऑप्शन डी, फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू -2q इज सेम एवरीवेयर। फील्ड किसकी बात की गई है, फील्ड की, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। अभी अभी हमने देखा था ऑप्शन बी के अंदर भी कि देखो यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा -2q की वजह से। और अगर मैं ऑपोजिट पॉइंट पर बात करूं तो फील्ड कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया ना ऑब्वियसली, तो फील्ड कम हो जाएगा। सो -2q इस चार्ज की वजह से सेम कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं हो सकता। सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। सो करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन आर ऑप्शन ए एंड सी। ऑलराइट, आप देख सकते हैं, अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में ट्राई किए हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हम एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, जो ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन थे वो कंसेप्चुअल थे, लॉजिक लगाने वाले थे, राइट। सो विद दिस वीडियो, विद दिस लेक्चर, आवर चैप्टर नंबर 1 जो इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स के बारे में था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो अब सीरीज स्टार्ट होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर के बारे में हम पढ़ेंगे। दिस इज स्टिल अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहले दोनों चैप्टर्स आ जाते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर वी हैव डन, अभी हमारा कंप्लीट हो गया है, और सेकंड चैप्टर अब हम स्टार्ट कर देंगे। सो आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें इस चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से जितने ज़्यादा आप ट्राई कर सकते हैं, एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।